चलिए देखिए, आज जो है एक्चुअल में आपकी जो इकोनॉमी है वो स्टार्ट हो रही है। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने चैप्टर उठाया है वो बैंकिंग उठाया है, क्योंकि लास्ट टाइम भी देखिए या फिर जिस भी एग्जाम में आप देखेंगे, यूपीएससी को कंसिडर करिए या किसी भी स्टेट पीसीएस को जब आप कंसिडर करते हैं, तो मैक्सिमम आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा सवाल जो निकलते हैं वो बैंकिंग से निकलते हैं। ठीक है। कुछ ना कुछ आरबीआई से रिलेटेड, कुछ ना कुछ कमर्शियल बैंक से रिलेटेड, रीजनल रूरल बैंक से रिलेटेड, कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड। तो आज ये पूरा टॉपिक हम फिनिश करने वाले हैं। ठीक है। चाहे 2 से ढाई घंटे की क्लास हो, हम पूरा कर लेंगे इसको। ठीक है। तो प्लीज थोड़ा अच्छा अटेंटिव होके देखिएगा। चलिए देखिए, इंडियन बैंकिंग सिस्टम। इंडियन बैंकिंग सिस्टम। राइट। ये हम पढ़ने वाले हैं। पूरा इसके बैकग्राउंड में जाएंगे कि क्या था, क्यों बैंकिंग की जरूरत पड़ी, या कैसे सब कुछ हुआ। ठीक है। इससे पहले मैं आपको छोटी सी एक बैकग्राउंड के तौर पे बता देता हूँ, बैंकिंग का बैकग्राउंड जो है। देखिएगा क्या होता है। सबसे पहले हमारे यहाँ पे, सबसे पहले जब देखेंगे, जब बैंकिंग सिस्टम इवॉल्व नहीं हुआ था, तो लोग कैसे अपना लेना देना करते थे। तो लोग क्या करते थे, देखिए मान लीजिए कि मैं एक इंडिविजुअल हूं और इस तरफ एक दूसरा इंडिविजुअल है। ठीक है। और इधर एक तीसरा इंडिविजुअल है। ठीक है। अब लेना देना तो स्टार्टिंग से ही चल रहा था ना। ठीक है। जरूरत तो इसको भी हर चीज की थी, जरूरत तो इसको भी हर चीज की थी, और इसको भी। तो लोग खरीदते कैसे थे। अगर मुझे टमाटर चाहिए था तो मैं क्या पे करता था, या ये क्या पे करता था। तो बैंकिंग तो अभी तक आया नहीं था, ना करेंसी सर्कुलेट हुई थी या करेंसी इवॉल्व हुई थी एट दैट टाइम। तो ये क्या करता था कि जो भी इसके पास गुड्स एंड सर्विसेज के ये एबल होता था। ठीक है। जो भी ये सर्विसेज दे सकता है या गुड्स दे सकता है, या जो भी ये दे सकता है, या जो भी ये दे सकता है। ठीक है। तो क्या करते थे, आपस में एक्सचेंज करते थे। क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे। किसको एक्सचेंज करते थे, गुड्स के बदले गुड्स को। एक गुड्स, मान लीजिए मेरे पास टमाटर हैं। ठीक है। मैंने क्या किया, इसको कुछ टमाटर दे दिए, और इसने खेती की थी किसकी, प्याज की। ठीक है। इसने उगाए थे क्या अपने पास, प्याज। तो इसने मुझे थोड़े से क्या दे दिए, प्याज दे दिए। तो काम मेरा भी चल गया, इसका भी चल गया। ऐसे ही कोई तीसरा आदमी है, इसको टमाटर की जरूरत थी तो मैंने इसे टमाटर दे दिए, और इसके पास आलू थे तो इसने मेरे को आलू दे दिए। इसने इसको प्याज दे दिए, इसने इसको आलू दे दिए। तो ऐसे जो है गुड्स के बदले गुड्स क्या होते थे, एक्सचेंज होते थे। और ये सिस्टम था करेंसी के आने से पहले, जिसको हमने क्या नाम दिया, बार्टर इकोनॉमी। क्या नाम दिया, बार्टर इकोनॉमी, इसको बोला गया। ठीक है। क्या बोला गया इसको, बार्टर इकोनॉमी। अब ये सिस्टम बहुत दिन तक चला, बहुत दिन तक। ठीक है। उसके बाद जब आप देखते हैं कि जैसे जैसे आपने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा था, कि उसके बाद क्या थे, कॉइन्स चालू हो गए थे, मेटल कॉइन्स। ठीक है। फिर क्या हो गए, मेटल कॉइन्स आ गए थे आपके पास। मेटल कॉइन जब आए, तो आपने देखा कि कुछ गोल्ड कॉइन्स होते थे, कुछ सिल्वर कॉइन्स होते थे, कुछ लोहे के भी होते थे, कॉपर के भी होते थे, अलग अलग टाइप्स के कॉइन्स आने लग गए। अब इन गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज नहीं हुआ। तो अब क्या था, अब मेटल कॉइन्स को एक्सचेंज किया गया गुड्स के बदले। कि आपको अगर टमाटर चाहिए तो ठीक है, इतने जो है कॉपर कॉइन या गोल्ड कॉइन या सिल्वर कॉइन आप दीजिए और आपको इतना सामान मिल जाएगा। तो इसको हमने बोला मेटल करेंसी। क्या बोला, मेटल करेंसी। उसके बाद जब आप देखेंगे, मेटल करेंसी काफी टाइम तक चली, अप टू मेडिवल इंडिया आपके पास क्या थी, मेटल करेंसी थी। ठीक है। उसके बाद मेडिवल इंडिया के बाद जब आप देखते हैं, फिर एंट्री होती है किसकी, पेपर करेंसी की। किसकी होती है, पेपर करेंसी की। ये जो आज आप लेके घूमते हो ना, क्या, जैसे कि 1 रुपी का नोट आया, 2 रुपीज का नोट आया, 5 का आया, 10 का आया, 20 का आया, 50 का आया, 100 का आया। ठीक है। तो ऐसे करके कुछ नोट छापे गए थे। मैंने आपको मेडिवल इंडिया में बताया था कि इंट्रिंसिक वैल्यू के कारण क्या हो गया था, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी। आप एक बात और नोटिस करिए, यहां पे मैं बिल्कुल नहीं छोड़ के चलूंगा।
मेटल करेंसी की जब तक हम बात करते हैं, क्या आपने नोटिस किया है कि 1 रुपए का सिक्का जो आता था पहले, अभी कुछ 10 से 15 साल पहले, जो 1 रुपए का सिक्का आता था, वो बहुत ही बड़ा होता था कि नहीं होता था? बहुत बड़ा होता था। और आज 1 रुपए का सिक्का कितना आता है? छोटा सा आता है। 5 रुपी का कॉइन देखिए, वो भी पहले बहुत बड़ा आता था और थिक आता था। अब जो 5 रुपीज का कोना है वो बहुत ही स्लिम है और बहुत ही छोटा है साइज में। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि मेटल कॉइन्स या मेटल करेंसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई? वो ये आई कि जैसे 1 रुपए का था मान लीजिए ये, तो यहां पे क्या किया गया कि जितना इसमें वेट था ना, जितना इसमें वेट था, ये वेट एक्सीड कर गया, ये वेट एक्सीड कर गया इसकी फेस वैल्यू को। फेस वैल्यू इसकी कितनी है? 1 रुपए। और इसमें जितना वेट यूज हुआ है वो इससे ज्यादा हो गया था, 1 रुपए से ज्यादा का वेट इसमें यूज हो गया था। तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने इसको मिंट करना चालू कर दिया, पिघलाना चालू कर दिया, और इससे अदर चीजें बनाई। जैसे मेरे ही लोकल में हरियाणा का ही एक एग्जाम्पल है, मुझे ध्यान है कि किसी की ब्लेड की फैक्ट्री थी, ठीक है, रेजर ब्लेड होता है ना जो। तो उसने क्या किया कि वो अठन्नी जो पहले आती थी ना, 50 पैसे या 1 रुपी कॉइन, वो ले लेता था और इनको क्या करता था, इनको वो मिंट करके क्या करता था, सेम मेटल से क्या बना देता था, ब्लेड बना देता था। अब मान लीजिए यही ब्लेड उसका फिर कितने में बिकता था? 20 से 30 रुपए की एक पैकेट बिकता था, ठीक है। तो 10 रुपए के ब्लेड यूज हुए और 30 रुपए की चीज बन गई उससे। तो इसीलिए क्या हो गया, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू में प्रॉब्लम आई, ठीक है, वेट एक्सीड कर गया उसकी फेस वैल्यू से। तो हमने इसको भी मना कर दिया। तो मना तो नहीं किया, छोटे जो थे, जैसे 10 पैसे का आता था पहले, 20 पैसे आते थे, 50 पैसे आते थे, उनको बिल्कुल बंद कर दिया। और 1 रुपीज को, 1 रुपीज के कॉइन को या 2 रुपीज के कॉइन को या 5 रुपीज के कॉइन को या 10 रुपीज के कॉइन को हमने क्या किया, हमने क्या किया, उसके वेट को कम कर दिया, उसको बिल्कुल पतला बना दिया। उसके पीछे ये रीजन था, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम आई। फिर हम मूव किए किसकी तरफ? पेपर करेंसी की तरफ। तो हमने नोट रखना चालू किया। अब उसका कोई वेट नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर उस पे ये ना लिखा हो कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज इट इज गारंटेड बाय द आरबीआई, है ना। अगर वो फट भी जाता है तो भी अगर आरबीआई को आप वापस करते हो तो भी उसकी उतनी ही वैल्यू है, आप समझिए। तो पेपर करेंसी में मिंटिंग की प्रॉब्लम नहीं थी, वेट की प्रॉब्लम नहीं थी, तो इसलिए पेपर करेंसी काफी सर्कुलेशन में चली, ठीक है। आज, अब पेपर करेंसी जैसे जैसे बिजनेस इवॉल्व हुए, ट्रांजैक्शन लोगों के बढ़े, तो दिक्कत क्या आई? इसको कैरी करने में दिक्कत आई कि अगर आपको मान लीजिए 1 करोड़ रुपीज यहां से वहां कैरी करने हैं, तो यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम कि कैसे लेके जाया जाए, कोई छीन ना ले, कोई दिक्कत ना हो जाए। तब हमने मूव किया किसकी तरफ? किसकी तरफ बता सकते हैं? योगेंद्र जी भी हैं, शोभना मैम भी हैं। हमने मूव किया किसकी तरफ फिर? नहीं, क्रिप्टो अभी तक, नहीं नहीं नहीं, क्रिप्टो नहीं है। हमने मूव किया प्लास्टिक मनी की तरफ, प्लास्टिक मनी की तरफ। प्लास्टिक मनी क्या है? आपका डेबिट कार्ड, आपका क्रेडिट कार्ड। मूव किया कि नहीं किया? अब आपको चाहे जितनी भी ट्रांजैक्शन करनी है, आप इससे सक्षम हो, आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब लोगों ने कैरी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को किया, है ना, ठीक है। अब इस प्लास्टिक मनी के बाद अगर बात की जाए, तो एक ऐसी जो मैम ने अभी बोली है, जैसे क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी अभी तक एक ट्रांजिशन फेज में है, ना तो अभी तक उसको लीगलाइज किया गया है इंडिया के अंदर, और ना ही उसको, शायद मुझे नहीं लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट करेगी भी, ठीक है। लेकिन उसको इलीगल भी नहीं बताया गया। उन्होंने बोला है कि अगर आपको ट्रांजेक्शन करना है तो ऑन योर ऑन रिस्क आप कर सकते हो, नो डाउट। तो ऐसे सर्कुलेशन बढ़ा। तो जैसे जैसे, अब इन द मीन टाइम, जो लास्ट में मैंने बताया कि जब पेपर करेंसी चल रही थी, पेपर करेंसी चल रही थी, तो उसी पेपर करेंसी के टाइम पे हमारा बैंकिंग सिस्टम इवॉल्व होके आता है। यहाँ पे बैंक बनते हैं, क्योंकि लेन देन चला, लोगों को, किसी को कहीं चाहिए था पैसा, कहीं बिजनेस है वहां लेके जाना था, तो बैंक की बीच में आई कि भाई अगर मैं गुजरात का बंदा हूं, क्योंकि सबसे पहले व्यापार इन्हीं ने किया था, कि मैं गुजरात का बंदा हूं और मेरे को कहीं जाके मान लीजिए बिहार के अंदर या राजस्थान के अंदर या आपका कोई अदर स्टेट के अंदर जाके मेरे को धंधा करना है, तो क्यों ना कोई बीच में एक ऐसी एंटिटी हो
जिसको मैं यहां पैसे दे दूं और वो मुझे वहां पे वापस कर दे। ठीक है, कि गुजरात में मैंने उसको पैसे पकड़ा दिए और उसका कोई आदमी वहां राजस्थान में बैठा है और जिससे मैं जाके मिलूंगा और स्लिप दिखाऊंगा और वो वहां मुझे क्या दे देगा, पैसे दे देगा। तो इसी बीच वाले मिडिलमैन या इस एंटिटी को बोला गया क्या, बैंक्स। क्या बोला गया, बैंक्स। ठीक है, क्या समझ में आया बैकग्राउंड आपको कि क्यों बैंक की जरूरत पड़ी हमें? क्या क्लियर है? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं अपने बैंकिंग सिस्टम की। तो देखिए, एक चार्ट बना लीजिए एक पेपर पे, उसके बाद हम शुरू करते हैं। सबसे ऊपर लिखिएगा उसमें आरबीआई। ठीक है, आरबीआई के नीचे, आरबीआई के नीचे लिखिएगा शेड्यूल्ड बैंक। और इस तरफ लिखिएगा अनशेड्यूल्ड बैंक। ठीक है, शेड्यूल्ड बैंक। अब इनमें भी बहुत सारे वो हैं। सबसे पहले आ गए आपके कमर्शियल बैंक्स। उसके बाद आ गए आपके, एक सेकेंड, उसके बाद आ गए आपके कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, कमर्शियल बैंक भी बहुत तरह के होते हैं। सबसे पहले आ गए आपके पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक्स। उसके बाद आ गए आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक। उसके बाद आ गए आपके फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक्स। और इसके बाद आपका आ गया क्या, आपके रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबी। ठीक है, कोऑपरेटिव भी दो तरह के हैं, इधर मैं लिख देता हूं। एक तो आपका है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। एक आपका है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, क्या ये चार्ट समझ में आया? क्या ये चार्ट समझ में आया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम्म, अब देखिएगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसको, आरबीआई को, जो कि क्या है, जो कि क्या है, एक रेगुलेटर है। जो कि क्या है, एक रेगुलेटर है, किसका, सभी बैंक्स का। ठीक है, लेकिन सभी बैंक कौन से, आरबीआई रेगुलेट करता है सिर्फ किसको, शेड्यूल्ड बैंक्स को, इसलिए उन्हें शेड्यूल्ड बैंक बोला जाता है। तो शेड्यूल्ड बैंक को अगर एक वर्ड में आप ढालना चाहें तो दोज बैंक विच आर रेगुलेटेड बाय द आरबीआई, क्या बोलोगे आप, रेगुलेटेड बाय आरबीआई, उन्हें बोला जाता है शेड्यूल्ड बैंक। इसको और ज्यादा मैं बताऊंगा आपको। अनशेड्यूल्ड बैंक, अनशेड्यूल्ड बैंक नॉट रेगुलेटेड बाय आरबीआई। छोटे छोटे होते हैं ये, हमें नहीं पढ़ने हैं, ना हमारे सिलेबस का ये पार्ट है। नॉट रेगुलेटेड बाय
आरबीआई। ठीक है, तो यहां आपको क्या पढ़ना है, देखिए, कमर्शियल बैंक पढ़ना है, कोऑपरेटिव बैंक पढ़ना है, पब्लिक सेक्टर बैंक पढ़ना है, फॉरेन बैंक्स सिर्फ नाम जानने हैं, आरआरबी पढ़ना है, ना हमें प्राइवेट सेक्टर पढ़ना, ना हमें फॉरेन बैंक्स को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, हमें इन चीजों को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट आरबीआई को, फिर कमर्शियल बैंक को उठाएंगे, उसके अंदर हम पब्लिक सेक्टर बैंक को देखेंगे, फिर हम आरआरबी को देखेंगे, और फिर हम लास्ट में कोऑपरेटिव बैंक्स को देखेंगे। ये सब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चार्ट बना लिया आपने? मूव करें हम नेक्स्ट। ठीक है, देखिए, अब आ जाओ आरबीआई पे। आरबीआई पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या बोला जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिएगा, क्या था कि जब आरबीआई नहीं आया था, मैं एक 5-4 लाइन में नहीं फिनिश करूंगा इसको, मैं पूरे बैकग्राउंड के साथ जाऊंगा। देखिए, आप यहाँ पे सोच के चलिए कि यहाँ पे जो टाइम चल रहा है वो 1900 का टाइम चल रहा है। ठीक है, 1900 के टाइम पे, जब और खासकर 1900 में भी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 से 1918 तक का जो टाइम था, उस टाइम पे क्या होता है कि इंडिया के अंदर क्या सीन चल रहा है कि कुछ 1200 बैंक ऑपरेट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? 1200 बैंक ऑपरेट कर रहे थे। और ये 1200 के 1200 बैंक कैसे थे? ये प्राइवेट बैंक थे, क्योंकि हम अभी तक किसके अधीन थे? अंग्रेजों के अधीन थे। हमारे यहाँ पे रूल कौन कर रहे थे? इंग्लिश कर रहे थे। तो उन्होंने जो है ट्रांजैक्शन पर्पस से, बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल कराने के पर्पस से, कुछ 1200 के करीब प्राइवेट बैंक को ऑपरेशन में मतलब लेके आए वो अस्तित्व में। और ये सारे बैंक क्या कर रहे थे? अब बैंक हो गया तो वो क्या कर रहा था? एक्सेप्ट कर रहा था क्या? डिपॉजिट्स। किससे? पब्लिक से। अब ये पब्लिक आपकी और मेरे जैसी नहीं थी। वो जो बड़े बड़े लोग होते थे जिनका बिजनेस उस टाइम पे बहुत अच्छा चल रहा था, ठीक है, जिनका बिजनेस उस टाइम पे बहुत अच्छा चल रहा था, तो उनसे ये क्या लेते थे? डिपॉजिट लेते थे। आजकल आप और मैं भी करते हैं ना डिपॉजिट। एक सेकंड होल्ड करना। ठीक है, तो ये क्या कर रहे थे? पब्लिक यहाँ पे डिपॉजिट कर रही थी इन प्राइवेट बैंक के अंदर। ठीक है, बहुत अच्छा खासा इन्होंने डिपॉजिट ले लिया। अब क्या होता है? बैंक क्या करता है? दो ही काम करता है, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, और क्या करता है? लोन देता है। क्या करता है? लोन देता है। एक कमर्शियल बैंक का यही काम है, डिपॉजिट लिया और किसी को लोन दे दिया, है ना? तो जब ये डिपॉजिट लेते थे तो ये आम पब्लिक से ले लेते थे, जो इसकी हैसियत थी डिपॉजिट करवाने की, ये ले लेते थे। लेकिन जब लोन देने का काम आता था ना, तो ये कुछ सेलेक्टेड फॉरेनर्स को ही, कुछ सेलेक्टेड फॉरेनर्स को ही क्या दिया जाता था? लोन दिया जाता था। अब ऐसा क्यों? क्यों? तो उसके पीछे रीजन था, टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट, टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट। क्योंकि अगर ये लोन देते आम पब्लिक को, जो क्योंकि उस टाइम पे देखिए एग्रीकल्चर सबसे मेन वो था, है ना, ऑक्यूपेशन था। और हमारी जो एग्रीकल्चर है वो क्लाइमेट डिपेंडेंट है ना? अब क्लाइमेट डिपेंडेंट होगी, क्रॉप फेलियर अगर हो गया तो आप पे बैक कैसे करोगे? उस लोन को नहीं कर पाओगे, है ना? तो इसी वजह से आम पब्लिक को लोन नहीं दिया जाता था, कुछ सिलेक्टेड फॉरनर्स को ही दिया जाता था, और वो अच्छा खासा इंटरेस्ट जो है पे बैक करते थे। उनसे ये बैंक जो है अच्छा अर्न करती थी। इसलिए ये सब कुछ चल रहा था। अब ये सब कुछ स्मूथ चल रहा था, हालांकि लोकल पीपल तक बैंकिंग फैसिलिटी नहीं पहुंची थी। लेकिन इन द मीन टाइम क्या होता है? टाइम आ गया 1929 का।
ठीक है, 28-29 का। तो 28-29 के टाइम पे क्या हो गया, वर्ल्ड के अंदर क्या आया, एक ग्रेट डिप्रेशन आया, मंदी आ गई थी। ठीक है, मंदी आ गई थी, ग्रेट डिप्रेशन आ गया। अब डिप्रेशन आ गया, मंदी आ गई, तो लोगों के धंधे चौपट हो गए। जैसे अभी मंदी आई नहीं थी, आपने लास्ट ईयर का एग्जाम्पल अगर देखा हो कोविड के टाइम पे, कि लेकिन लोग अपने काम पे नहीं जा पाए थे, तो जीडीपी को देखिए कितना ज्यादा नुकसान हो गया था। और ये तो ग्रेट डिप्रेशन था जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे आया था। ठीक है, तो जब ये वर्ल्ड लेवल पे ग्रेट डिप्रेशन आया, तो यही वो सिलेक्टेड फॉरेनर जिन्होंने लोन उठाए थे, जिन्होंने ये लोन उठाए थे, अब ये इस लोन को पे बैक नहीं कर पा रहे थे, और नहीं कर पा रहे थे, तो ये सारी बैंकिंग फैसिलिटीज या बैंक्स जो थे, ये क्या कर गए, कोलैप्स कर गए। क्या कर गए, कोलैप्स कर गए। और कोलैप्स अगर कर गए, तो यहां पे अब क्या होता है, अब बैंक का अस्तित्व ही खतरे में आ गया कि यार अब बचाया कैसे जाए बैंक्स को। हम तो सोच रहे थे कि बैंकिंग फैसिलिटी को कॉमन पीपल तक लेके जाएंगे, ग्रास रूट लेवल तक लेके जाएंगे, और यहां तो जब ये अपर सेक्शन में ऑपरेट कर रहे थे तभी भी नहीं बचा पाए। तो अब क्या किया जाए, तो इसी के रिगार्डिंग अब क्या होता है, अब अब देखिए यहां पे दो प्रॉब्लम आई हैं, प्लीज नोट करके चलिएगा। पहली प्रॉब्लम क्या थी, कि लोकल पीपल को लोन नहीं मिल रहा था, लोकल पीपल वर अनेबल टू गेट लोन। ठीक है, पहली प्रॉब्लम तो ये थी। दूसरी क्या थी, कि ग्रेट डिप्रेशन आ गया, उसके कारण क्या हो गया, ग्रेट डिप्रेशन के कारण क्या हो गया था, मंदी सब कुछ जो आई और कोलैप्स कर गया था सब कुछ। तो इसकी तैयारियां अभी नहीं, जब पहला रीजन उठ के आया था, जब ये सिलेक्टेड फॉरनर्स को ही लोन दे रहे थे, तभी एक कमीशन बैठा दिया जाता है। और वो कमीशन बैठाया गया 1926 के अंदर, और उस कमीशन का नाम था हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, एक कमीशन बैठाया गया। और इसकी एक बात और मैं बता देता हूं आपको, कि इस कमीशन के अंदर आपके जो अंबेडकर साहब थे, जो अंबेडकर थे, वो भी इस कमीशन के क्या थे, मेंबर थे। वो भी क्या थे, मेंबर थे। अब ये कमीशन बैठाया क्यों गया था, पर्पस क्या था इसका, कि कैसे हम जो है लोकल आदमी तक, ग्रास रूट लेवल तक बैंकिंग फैसिलिटीज को या बैंक्स को लेके जाएं। ठीक है, ये काम चल रहा था बैकग्राउंड में। तो अब इसने जो रीजन दिए ना, इसने ये दिए कि भाई ये जितनी की जितनी ये 1200 बैंक्स है ना जो ऑपरेट कर रही हैं, ये कुछ सिलेक्टेड को ही लोन दे रही हैं, है ना। तो और मनमानी का ये इंटरेस्ट ले रही हैं, जिसको चाहे लोन दे देती हैं, जिसको चाहे नहीं। ठीक है, मतलब आपकी मैनेजर तक अगर जान पहचान है, आप उसके साथ चाय पी रहे हो, और अगर आप 500 रुपए डिपॉजिट करने गए मेरे जैसा कोई, तो वो आंखें दिखा देते हैं, क्या 500 रुपए लेके आ जाते हो यहाँ पे, ऐसा कुछ सीन था, समझिए। तो इस कमीशन ने क्या बोला, इस कमीशन ने बोला कि हमें एक ऐसी बॉडी या एक ऐसी एक एंटिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, जो इन सारे 1200 बैंक को क्या करे, सुपरवाइज करे। क्या करे, सुपरवाइज करे, मतलब कि रेगुलेट करे। क्या करे, रेगुलेट करे, ताकि इनके लिए जो भी रेगुलेशंस हैं, लॉज बने, उसके बेसिस पे ये काम करें, प्योर इकोनॉमिक लाइन पे ये काम करें, ना कि अपनी मन मर्जी से। ठीक है, तो अब ख्याल आने लग गया धीरे धीरे कि एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो कि सारे बैंकों पे नजर रखे, और कोई भी अगर मनमानी करता है या उस लाइन से हटके चलेगा, तो उस पर पेनल्टी लगाई जाए। ठीक है, तो ये सब चलता रहा, और लास्ट में इस कमीशन की जब बात मानी गई, तो इंडिया के अंदर टाइम आया किसका, 1934 का। किसका टाइम आया, 1934। तो गवर्नमेंट क्या लेके आई, गवर्नमेंट क्या लेके आई, एक आरबीआई एक्ट 1934 लेके आई। क्या आई,
1934 का एक एक्ट लेके आई आरबीआई के नाम से कि हम आरबीआई नाम की एक संस्था ऐसी बनाएंगे जो बैंकों को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। ठीक है। और इसी के एक्ट बनते ही 1935 के अंदर आपकी एक बैंक बना दी गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या बना दिया गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, एक इंडिपेंडेंट बैंक क्रिएट कर दिया गया जिसमें सरकार का कुछ ना हो, वो अपने अकॉर्डिंग प्योर बिजनेस लाइन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे क्या करे, काम करे। ठीक है। क्या यहां तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है यहां तक? ठीक है। तो अब ये हो गया। तो 1935 में हमने देखा कि आरबीआई बन गया है। किस लिए बना वो भी हमने देख लिया, क्या कंडीशन रही थी, क्यों लेके आना पड़ा, कौन सा कमीशन था। ठीक है, वो सब देख लिया। अब देखिए, अब कुछ चिटपुट सी बातें कर लेते हैं इसके बारे में कि ये जो बनाया गया 1 अप्रैल 1935 को बनाया गया। आरबीआई कब बनाया गया? 1 अप्रैल 1935 को। किस एक्ट के तहत बनाया गया? तो एक्ट ये नाम ले देना, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत बनाया गया था। ठीक है। उसके बाद क्या काम, क्या दिया गया इसको? असाइन द वर्क टू रेगुलेट द बैंक्स इन इंडिया। ठीक है। क्या काम असाइन किया गया? टू रेगुलेट ऑल बैंक्स इन इंडिया, इन इंडिया। ये इसको काम दे दिया गया। अब अगर काम दिया है, अगर काम दिया है तो कुछ और भी अंदर स्ट्रक्चर भी बनाया होगा कि कैसे ये ऑपरेट करेगा, कितना इसके पास पैसा रहेगा जिससे कि अपने ऑपरेशंस एफिशिएंटली कर पाए। ठीक है। तो इनिशियल कैपिटल, इनिशियल जो कैपिटल दी गई इस बैंक में वो दी गई आपके 5 करोड़ रुपीस की। 5 करोड़ इसको कैपिटल इसमें इन्फ्यूज की गई कि आप जो है इस पैसे से सारा लेन देन जो है बैंकों के साथ करेंगे। क्योंकि ये आपको मॉनेटरी पॉलिसी जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा कि आरबीआई बैंकों से कैसे डील करता है और बैंक हमसे कैसे डील करते हैं, ये अभी पता चल जाएगा आपको। ठीक है। लेकिन यहां पे भी एक प्रॉब्लम थी, यहां पे भी एक प्रॉब्लम थी। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब किया गया, आपको पता है? आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब किया गया? सुना है? ठीक है, नहीं पता है। देखिएगा क्या था, इनिशियल कैपिटल 5 करोड़ डाल दिया। अब ये 5 करोड़ किसने डाले थे? ना तो ये गवर्नमेंट ने डाले ना किसी ने। देखिएगा क्या था, इसमें जो 96% हिस्सा था वो किसका था? प्राइवेट बैंक्स का ही था। प्राइवेट बैंक से ही पैसा उठा के यहां पे डाल दिया कि ये आदमी आपको रेगुलेट करेगा। और 4% जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। वो किसका था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। अब मुझे बताइए कि प्रॉब्लम चल रही है ये वाली जो हमने ये डिस्कस किया, सिलेक्टेड फॉरेनर्स, लोकल पीपल और ये सब और मनमानी सारी। और यहां पे आपने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला आरबीआई, चलो बना भी दिया। लेकिन उस आरबीआई में सबसे ज्यादा हिस्सा किसका डाल दिया? प्राइवेट बैंक का ही डाल दिया। तो क्या आप प्राइवेट बैंक को आंखें दिखा पाओगे? क्या आप प्राइवेट बैंक को आंखें दिखा पाओगे? चाह के भी नहीं दिखा पाओगे। क्यों? क्योंकि उसमें कैपिटल किसकी पड़ी है? प्राइवेट बैंक्स की ही तो पड़ी है। इसीलिए आरबीआई को इफेक्टिवली काम करने में दिक्कत हुई। आरबीआई को इफेक्टिवली काम करने में दिक्कत हुई और जैसे तैसे इसको कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू किया गया। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस 1 जैन 1949, 1949 में हमने क्या कर दिया? आरबीआई का नेशनलाइजेशन कर दिया, सरकारी बना दिया इसको। ठीक है। ये जो हिस्सा था ये इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? खरीद लिया। जिस जिस बैंक से जैसे जैसे था उनको वो पैसा दे दिया गया और इसका क्या कर दिया गया? नेशनलाइजेशन कर दिया गया। आजकल जैसे प्राइवेटाइजेशन चल रहा है ना बैंकों का, उस टाइम पे नेशनलाइजेशन होता था। ठीक है। तो अब ये प्योर क्या बन गई? एक गवर्नमेंट का एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बन गया
अब ये बैंकों को रेगुलेट कर सकता है, क्योंकि अब इसकी फ्री अथॉरिटी है, फ्री पावर है इसकी। ठीक है, बनी बात? समझ में आया? हम्म। ठीक है, चलिए। फर्स्ट जन को क्या हो गया, 1949 में क्या हुआ, नेशनलाइजेशन कर दिया, हो गया। अब ये क्या बन गई, ये कंप्लीट गवर्नमेंट, कंप्लीट गवर्नमेंट बॉडी बन गई। ठीक है, अब ये इफेक्टिवली काम भी कर सकती थी। ठीक है, तो अब जब नेशनलाइजेशन हो गया इसका, अब यहां से दो क्वेश्चन और निकलते हैं, एसएससी टाइप के क्वेश्चन है, या कई बार ये एचसीएस वगैरह में भी पूछ लिए जाते हैं। एक तो फर्स्ट गवर्नर पूछ लेते हैं इनके, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, और दूसरा फर्स्ट इंडियन गवर्नर, फर्स्ट इंडियन गवर्नर। तो जब ये फर्स्ट गवर्नर पूछा जाए, तो ये थे सर ओश बॉर्ने स्मिथ। ठीक है, ये फर्स्ट गवर्नर थे जब आरबीआई बनाया गया था। ठीक है, लेकिन फर्स्ट इंडियन गवर्नर जो थे वो थे आपके सीडी देशमुख। ठीक है, कौन थे, सीडी देशमुख। अब इसमें एक क्वेश्चन और डाल देते हैं कि इसका हेडक्वार्टर, आज अगर बात की जाए, या हेडक्वार्टर की अगर बात की जाए, तो अर्लियर, पहले इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया था, वो 1934 से लेके 1937 तक कहां था, कोलकाता के अंदर था। कहां था, कोलकाता के अंदर, आपके आरबीआई का। और अब जो है इसका हेडक्वार्टर कहां है, मुंबई के अंदर। आफ्टर 1937 अब इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है, मुंबई के अंदर है। ठीक है, ये छोटे छोटे सवाल थे कुछ, तो जरूरी था बताना। ठीक है, अब आरबीआई जो है एक ऑटोनोमस ऑटोनॉमस बॉडी है। ठीक है, ऑटोनॉमस बॉडी का मतलब क्या है, कि ये जो है अपने डिसीजन इंडिपेंडेंटली लेती है, टेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली। ठीक है, अब ये ऑटोनॉमस बॉडी है। ठीक है, एक चीज और डिस्कस करें, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, जो हमारा वित्तीय वर्ष होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, वो कितने से कितने तक का होता है, कौन से महीने से कौन से महीने तक का है? प्लीज बताएं एक बार, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो कौन से महीने से कौन से महीने तक का होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर क्या है पता है? आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर क्या है? वो इसके अकॉर्डिंग नहीं चलता है, और उसका जो फाइनेंशियल ईयर है 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 जुलाई से 30 जून तक। ठीक है, उसका फाइनेंशियल ईयर ये रहता है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे एसएससी वगैरह में, बहुत बार। और सब जो है फिर फाइनेंशियल ईयर सुनते ही उसको 1 अप्रैल समझ देते हैं, एंड माइंड वेल की 1 अप्रैल आपके ऑप्शन में पक्का दिया होगा। ठीक है, तो 1 जुलाई से 30 जून तक का इसका फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है, और जो ये आपका जो है ना, ये जो आप बोलते हो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ये आपका फिस्कल ईयर भी होता है। फिस्कल ईयर मतलब गवर्नमेंट जो अपना सारा जो फाइनेंशियल कर फाइनेंस से रिलेटेड है वो सारा काम जो करती है, फिस्कल ईयर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, आपको टैक्स फाइल करना है, बजट आएगा, वो सब होगा, वो सारा इसमें होगा। ठीक है,
सभी डिपार्टमेंट का जो भी है। इनफैक्ट कि आपने देखा होगा ना कि मार्च के महीने में पुलिस वाले बहुत चालान काटने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा फिर जो है समअप करके देना पड़ता है। ठीक है, टारगेट्स पूरे करने पड़ते हैं। तो वो फाइनेंशियल ईयर अदर के लिए है। आर द सेम, मैं कौन सा मैम समझ नहीं पा रहा हूँ। फिस्कल, हाँ फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर देखिए फिस्कल ईयर क्या होता है। फिस्कल ईयर देखिए क्या होता है। फिस्कल बोलते हैं गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल पॉलिसीज हैं। आगे अभी है ना, आगे चल के आप दो चीजें पढ़ेंगे। एक तो पढ़ोगे मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे ही हम आरबीआई वगैरह को कंप्लीट, बैंक्स को कंप्लीट करके जाएंगे। एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति बोलते हैं इसको हिंदी में। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मनी के रिगार्डिंग जो पॉलिसी है, तो इसलिए इसको मॉनेटरी पॉलिसी बोला। ये कौन लेके आता है, ये लेके आता है आरबीआई इन एवरी 6 मंथ। ठीक है। दूसरी जो पॉलिसी होती है वो होती है आपकी फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी, अब ये फिस्कल क्या है, ये भी मनी के रिगार्डिंग ही है। ठीक है, लेकिन इसको लेके कौन आएगा, इसको लेके आएगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसे लेके आएगी, उसको बजट के थ्रू, उसको बजट के थ्रू। लेट सपोज कि टारगेट बजट में रखा गया है कि हमें जो है इन्फ्लेशन, महंगाई को जो है 4% पे कंट्रोल करना है, 4% रखनी है इस फाइनेंशियल ईयर में। तो थ्रू फिस्कल पॉलिसी इसमें कुछ ऐसे प्रावधान डाले जाएंगे कि हम ऐसे ऐसे रखेंगे ऑन द गवर्नमेंट पार्ट। लेकिन अब आरबीआई भी इसको टारगेट को अचीव करने के लिए क्या लेके आएगा, मॉनेटरी पॉलिसी लेके आएगा कि हाँ मैं पैसे की सप्लाई को इतना बढ़ा दूंगा, घटा दूंगा, ताकि इन्फ्लेशन इतनी रहे। ठीक है। तो फिस्कल ईयर बोल लीजिए, फाइनेंशियल ईयर बोल लीजिए, एक है। लेकिन अगर आपको अलग से बोला जाए कि आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर क्या है, तो वो 1 जुलाई से 30 जून तक का है। ठीक है। ठीक है। हम्म, चलिए आगे चलते हैं। अब अब हमने देख लिया 5 करोड़ डाले थे, फिर नेशनलाइजेशन कर दिया, ऑटोनॉमस बॉडी बना दिया, फाइनेंशियल ईयर देख लिया, गवर्नर देख लिए। ठीक है। अब देखिए, तो आरबीआई के अंदर स्ट्रक्चर क्या है। अब आरबीआई का स्ट्रक्चर क्या है देखिए। तो जब भी इस आरबीआई को जो डिसीजन लेना होता है ना, कोई भी डिसीजन लेना होता है, तो इनका एक क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे कोई भी कंपनी होती है ना, कोई भी कंपनी है, जैसे रिलायंस है मान लीजिए, टाटा है, या जो भी है, उसके अंदर एक बोर्ड होता है, उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, जो उसको गवर्न करता है। ऐसे ही आरबीआई के अंदर भी क्या है, एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। और ये टोटल कितने हैं, कितने मेंबर हैं, 21 है, 21 हैं। ठीक है। अब ये 21 कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, और ये कहां लिखा गया है, ये लिखा गया है आपके आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर कि ऐसा ऐसा होगा। ठीक है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 21 है। कौन कौन है इसमें देखिएगा। सबसे पहला तो एक होगा इनका क्या, गवर्नर। गवर्नर कितना होगा, एक। ठीक है। दूसरा, फिर इसके नीचे आएंगे डेप्यूटी गवर्नर। ठीक है, डेप्यूटी गवर्नर कितने होंगे, चार। कितने होंगे, चार। उसके बाद आएंगे गवर्नमेंट ऑफिशियल। गवर्नमेंट ऑफिशियल ये कितने रहेंगे, दो। ठीक है। फिर इसके अंदर आएगा आपका रीजनल हेड्स। रीजनल हेड्स। ठीक है। जैसे आरबीआई के अगर रीजनल हेडक्वार्टर्स की बात की जाए, तो मैं आपको बताऊं कि इसका एक हेडक्वार्टर दिल्ली में भी है, रीजनल। ठीक है। एक आपका मुंबई में हो गया। ठीक है। एक कोलकाता के अंदर हो गया, जिससे कि पूरी कंट्री का एकदम से कंट्रोल किया जा सके, और एक मद्रास के अंदर है। ठीक है। तो ये चार रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं। इन रीजनल हेडक्वार्टर्स के हेड होते हैं, तो वो भी कितने हो गए, चार। तो टोटल कितने हो गए, चार चार आठ, और दो 10, और एक 11। कितने मेंबर हो गए यहां तक अभी तक, 11 मेंबर। इसके बाद जो होता है,
फिफ्थ जो कैटेगरी है, तो कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम वेरियस फील्ड, फ्रॉम वेरियस फील्ड। अब वेरियस फील्ड्स का मतलब क्या है कि गवर्नर हो सकता है कि आपके इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से ना हो, जैसे अब की बार है। अभी गवर्नर कौन है आपको पता है? मैं पानी पी लेता हूँ इतना। शक्तिकांत दास जी। अभी जो शक्तिकांत दास हैं, ये बंदा जो है, ये आपका एमए हिस्ट्री है। क्या है? एमए हिस्ट्री फ्रॉम डीयू। अब सोचिए ये बैठा कहाँ पे है, इसका काम कितना स्पेशलाइजेशन का है। ठीक है, ठीक है। तो अब इसको वो बात तो नॉलेज नहीं होगी जितना कि आपको प्योर इकोनॉमिक्स की, अप्लाइड इकोनॉमिक्स की होनी चाहिए, है ना। तो ये बना दिया गवर्नर, ठीक है, मैं मानता हूं हेड करने के लिए उसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज रही होंगी जिसके कारण इसको यहाँ पे बैठा दिया है। लेकिन जो प्रैक्टिकल या अप्लाइड नॉलेज बोल लीजिए या थियोरेटिकल नॉलेज बोल लीजिए, वो इसको इतनी नहीं होगी। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, कुछ वेरियस फील्ड से, जैसे अकाउंट्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स, ठीक है, फाइनेंस, इन सारे बैकग्राउंड से कुछ मेंबर्स, कितने मेंबर्स को, 10 मेंबर्स को अपॉइंट करती है, ताकि यहाँ पे कौन हो जाए, प्रोफेशनल भी आए। ठीक है। और ये डिसीजन मेकिंग का जो सारा काम है, ये 21 बंदे मिलके करते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? चल तो रही होगी क्लास, आगे चलें। देखिए, अब हमने आरबीआई का पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया, पूरा बैकग्राउंड समझ लिया कि क्या था कैसे था। अब हम बात करेंगे किसकी, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। फंक्शंस ऑफ आरबीआई, ठीक है। देखिएगा, ठीक है, देखिए, मैम आ रही है उदय, मुझे एक बार मैसेज करें। ठीक है, देखिए फंक्शंस में देखिए, सबसे पहला फंक्शन क्या दिया गया इसको, इसको बोला गया कि आप जो है एक करेंसी इशुइंग एजेंसी है। क्या है? करेंसी को इशू करने का काम आपको दिया जाता है। अब कैसे, आप जो है 2 रुपए से लेके, और अभी की अगर बात की जाए 2000 रुपए तक की करेंसी, 2 रुपए से लेके 2000 रुपए तक की करेंसी को क्या करेंगे, इशू करेंगे। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे कितने नोट छापने हैं, ठीक है, कितने मार्केट में इशू करने हैं, रिलीज करने हैं। ठीक है, ये काम किसका रहेगा, आरबीआई का रहेगा। ठीक है। अब यहां पे आप देखिए कि 1 रुपीज का कॉइन या 1 रुपी कॉइन या पेपर जो भी है, ठीक है, ये आरबीआई का काम नहीं है। तो इसको एक्सेप्ट कर दो, एक्सेप्ट 1 रुपी कॉइन और पेपर। तो इसको कौन इशू करता है, 1 रुपीज के कॉइन को? कौन करता है? 1 रुपी के कॉइन को कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, 1 रुपीज के कॉइन को प्लीज याद रखना। और इस पे जो साइन होते हैं,
₹1 के पेपर पे साइन होंगे, वो किसके होंगे? फाइनेंस सेक्रेटरी के, सीनियर आईएएस ऑफिसर, फाइनेंस सेक्रेटरी के। कुछ नहीं है, बस पावर दी गई है फाइनेंस को, कोई खास वो बड़ी बात नहीं है। ठीक है। और कुछ ऑनरी पोस्ट होती है ना, बाद में दे देते हैं, है ना। और ₹1 के कॉइन को कितना ही आप जो है मिंट करके या छाप के जो है मार्केट में ले आओ, बहुत ज्यादा इफेक्ट उससे नहीं पड़ेगा। प्लस जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी एक मान सम्मान हो गया कि हाँ भाई हमारे पास भी ये पावर है। ठीक है। आगे जब आप चलते हो, अब इन्हें पावर ₹100 की क्यों नहीं दी गई है फाइनेंस मिनिस्ट्री को? क्योंकि अगर ₹100 के इसने कुछ नोट छाप के डाल दिए तो मनी सप्लाई गड़बड़ा जाएगी। तो इतनी बड़ी पावर इन्हें नहीं दी गई है। तो यहाँ पे कोई स्पेशलिस्ट तो बैठा नहीं है। ठीक है। एक मिनिस्टर होगा, पता नहीं कहाँ से आया होगा, कैसे पढ़ के आया होगा कि नहीं आया होगा। और एक फाइनेंस सेक्रेटरी है, सीनियर आईएएस है, पता नहीं किस बैकग्राउंड का होगा, तो बहुत ज्यादा उससे कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ एक वैसे ही कोई खास मतलब रीजन नहीं है इस बात के पीछे। ठीक है। तो 2 से 2000 तक की जो पावर है वो किसको है? आरबीआई को है। ₹1 की जो पावर है, या पेपर हो या कॉइन हो, ये आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री पे है। साइन किसके रहेंगे? फाइनेंस सेक्रेटरी के रहेंगे। ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड फंक्शन देखते हैं। सेकेंड फंक्शन देखिए, इसको साथ में बोला गया है बैंक्स ऑफ बैंक, बैंक ऑफ बैंक्स, बैंकों का बैंक। अब देखिए, सबसे पहले अगर हाउस होल्ड है, ठीक है, हाउस होल्ड के पास मान लीजिए बहुत सारे पैसे हैं किसी के पास, या दूसरी कंडीशन में उसके पास बिल्कुल भी नहीं है, उसे बहुत जरूरत है। एक साइड तो उसके पास ज्यादा है और एक साइड उसके पास क्या है, कुछ ऐसे हाउस होल्ड होंगे जिनके पास कमी है, किसी के पास बहुत ज्यादा है। तो हम दोनों ही किसको अप्रोच करते हैं इस स्थिति में? कम या ज्यादा होते हैं तो हम पहुंचते हैं एक इंस्टीट्यूशन के पास जिसका नाम है बैंक। हम किसके पास पहुंचते हैं? बैंक के पास। तो बैंक क्या करता है? इससे एक्सेप्ट कर लेता है डिपॉजिट। इससे क्या ले लिया? डिपॉजिट ले लिया। और इस डिपॉजिट में से ये पैसा किसको क्या कर दिया? लोन दे दिया, है ना। लोन दे दिया। अब सोच के चलिए कि कंडीशन कुछ ऐसी पैदा हो गई, कंडीशन कुछ ऐसी पैदा हो गई, दोनों में से कोई भी कंडीशन ले लीजिए, कि डिपॉजिट ही डिपॉजिट आ रहा है और लोन कोई ले नहीं रहा है। एक कंडीशन तो ये होगी कि बैंक के पास डिपॉजिट बहुत आ रहा है लेकिन लोन मांगने कोई नहीं आ रहा है। या इसको उल्टा करके देखिए कि लोन मांगने बहुत आ रहे हैं और डिपॉजिट वाला कोई आ नहीं रहा है। तो बैंक का सिस्टम गड़बड़ा जाएगा ना, है ना। अभी बैंक कैसे ऑपरेट कर रहे हैं कि कुछ डिपॉजिट आया, कुछ लोन दे दिया, कुछ डिपॉजिट आया उतना ही उसी प्रोपोर्शनेट में क्या कर दिया? लोन दे दिया। तो वो ऐसे सिस्टम चल रहा है। लेकिन अगर कोई भी कंडीशन एक्सीड कर जाए, या तो बहुत डिपॉजिट आ गया या बहुत लोन वाले आ रहे हैं, तो बैंक क्या करेगा? तो बैंक भी अप्रोच करता है एक ऐसे ही इंस्टीट्यूशन को जिसका नाम है आरबीआई, जिसका नाम है आरबीआई। अब मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन जो हमने ली थी कि बैंक के पास डिपॉजिट बहुत आ गया लेकिन लोन लेने कोई भी नहीं आ रहा है, तो अब क्या होगा? अब बैंक के पास डिपॉजिट बहुत ज्यादा हो गया। अब बैंक को इस पे क्या देना है? सेविंग रेट देना है ना। 3-4% जो भी है, 3% होगा या 4% होगा। अब ये घर से कैसे दे? क्योंकि लोन लेने तो कोई आ नहीं रहा है, और लोन लेने अगर कोई आ जाता तो ये 15-18% वहां से ले लेता, अपना भी कमीशन ले लेता और इसको भी 3-4% दे देता। इस स्थिति में आरबीआई को ये अप्रोच करता है, और जो इसके पास सरप्लस डिपॉजिट है तो ये भी आगे कहां डिपॉजिट कर देता है? आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देता है। ठीक है। ये किसके पास डिपॉजिट कर देगा? बैंक के आरबीआई के पास। दूसरी कंडीशन अगर हम लेके चलें कि लोन वाले बहुत आ रहे हैं लेकिन डिपॉजिट वाला कोई भी नहीं आ रहा है, तब बैंक क्या करेगा? तब बैंक आरबीआई से उधार ले लेगा कुछ टाइम के लिए। तो बैंक क्या करेगा? लोन लेगा। किससे? आरबीआई से। और यहां से लोन लेके यहां पे लोन इसको मिलेगा 6% के आसपास। ठीक है। और आगे ये 15-18 में किसको दे देगा? हाउस होल्ड को दे देगा, बिजनेस ओनर्स को दे देगा। ठीक है। ठीक है, जो भी है। तो अब जैसे ही ये लोन रीपे होगा तो इसमें से अपना कमीशन काट के और बैंक
वापस जो है आरबीआई को फिर। तो इसीलिए आरबीआई को क्या बोला गया है, बैंक ऑफ बैंक्स। जब आपके पास कमी हुई थी या सरप्लस हुआ था तब आप बैंक के पास गए थे। अगर बैंक के साथ भी कुछ ऐसा हो जाए तब बैंक किसके पास जाता है, आरबीआई के पास। तो इसलिए इसको बोला गया बैंक ऑफ बैंक्स। क्या समझ में आया? हम्म, चलिए आगे चलते हैं। थर्ड, थर्ड इसको बोला गया है बैंक ऑफ गवर्नमेंट। बैंक ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, बैंक ऑफ गवर्नमेंट। तो अब ये लास्ट जो पॉइंट में हमने देखा कि बैंक ऑफ बैंक्स है, ऐसे ये गवर्नमेंट का भी बैंक है, ठीक है, गवर्नमेंट का भी बैंक है। क्यों? क्योंकि आरबीआई एक क्या है, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, एक तरफ बैठा है, और इधर एक तरफ कौन काम कर रहा है, गवर्नमेंट पूरी कंट्री के अंदर काम कर रही है, और गवर्नमेंट ही कुछ बैंक्स भी हैं, है ना। जैसे लेट सपोज आपका एसबीआई ले लीजिए, आप पीएनबी ले लीजिए, ठीक है, ये सारे क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक है। अब गवर्नमेंट इनसे अगर पैसा ले लेगी, लेट सपोज कि गवर्नमेंट का क्या काम है, गवर्नमेंट का काम, फंक्शन क्या था, पब्लिक वेलफेयर का था। उन्हें रोड बनवाने हैं, इलेक्ट्रिसिटी देनी है, और पता नहीं क्या क्या देना है, सब्सिडीज देनी है। तो इसको करना है पब्लिक वेलफेयर, ठीक है। और गवर्नमेंट के रिसोर्सेज क्या है, सोर्स क्या है पैसे का, वो है उसका टैक्सेशन। लेकिन मान लीजिए क्या हो कि टैक्स में गवर्नमेंट के पास बहुत सारा पैसा नहीं आया, जिससे कि उसके प्लान जो है सारे चौपट होते नजर आ रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप, कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि गवर्नमेंट को काम क्या करना है। गवर्नमेंट को काम करना है लोगों की भलाई, उनको सब्सिडीज देनी है, ठीक है, कुछ एग्रीकल्चर सब्सिडीज देनी है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रोड्स बनवाने हैं, पेड़ पौधे लगवाने हैं, स्कूल कॉलेजेस बनवाने हैं, हॉस्पिटल्स बनवाने हैं। लेकिन उसके लिए क्या चाहिएगा, पैसा। और पैसा अगर गवर्नमेंट के पास टैक्सेशन में इतना ना आए तो अब क्या, तो अब क्या। तो गवर्नमेंट कहां से लेती है पैसा, गवर्नमेंट पैसा लेती है आरबीआई से। कहां से लेगी, आरबीआई से, ठीक है। और आरबीआई आगे जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा, आरबीआई ऐसे पैसा नहीं देता है। वो जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, या बॉन्ड कह लीजिए। सुना है गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स, सुना है? नहीं तो ये फाइनेंस मार्केट में पढ़ेंगे फिर आप लोग। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं। मैम सुना है ये, नहीं सुना है, ठीक है। देखिएगा क्या होता है, आरबीआई अपने पास से पैसा बिल्कुल भी नहीं देगा, ठीक है। आरबीआई अपने पास से बिल्कुल भी पैसा नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, देखिए, तो ये क्या करेगा, आरबीआई क्या करता है, इशू करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, ये एक पेपर होता है, ये पेपर होता है, इस पे ये लिखा रहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना इतना पैसा इतने टाइम के लिए इतने रेट पे लेना चाहती है, ठीक है। मान लीजिए कि उसने 2,000 रुपए के बॉन्ड इशू कर दिए, 2,000 रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कर दी। अब मान लीजिए इधर हमारी क्या है, पब्लिक है, इधर हमारी क्या है, पब्लिक है, ठीक है। अब इसके पास 10 रुपए हैं, इसके पास 1 करोड़ है, और इसके पास 10 लाख रुपए हैं, और इसके पास 50 लाख रुपए हैं। ऐसा हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट इनकम है सभी की। तो अब ये तीन बंदे क्या करते हैं, ये अभी तक किससे डील कर रहे थे, जब इनके पास ज्यादा पैसा हो रहा था तो कहां जा रहे थे, ये बैंक के पास जा रहे थे। और बैंक इनको कितना इंटरेस्ट दे रहा था, 4% के आसपास, 3% के आसपास सेविंग रेट। तो इस सिक्योरिटी पे जो इंटरेस्ट रहता है वो ज्यादा रहता है, जैसे कि 10%, 9%, 12% ऐसे रहता है, ठीक है। तो ये बंदे क्या करेंगे, इसके पास, जिसके पास 1 करोड़ रुपए था, ये बोलेगा कि ठीक है, मैं 10 लाख रुपए की क्या कर लेता हूं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लेता हूं। ये पेपर है बस, ठीक है। अब ये पेपर इसके नाम से छप जाएगा कि ऐसे ऐसे इस बंदे से इतना इतना पैसा इतने इतने रेट पे लिया गया है, इतने इतने टाइम के लिए। तो ये सिक्योरिटी पेपर इसको मिल जाएंगे और ये पैसा दे देगा उसको।
तो आरबीआई जितना पैसा ऐसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिलीज करके जितना भी पैसा आएगा, वो सारा पैसा उठा के किसको दे देंगे? गवर्नमेंट को दे देंगे। किसको दे देंगे? गवर्नमेंट को दे देंगे। और गवर्नमेंट उससे क्या करेगी? गवर्नमेंट उससे बनवाएगी फिर रोड। और रोड जब बन जाएगा, तब इस पे लेगी क्या? टोल। तो टोल जब लेगी, तो ये पैसा वापस आया। और ये पैसा वापस फिर क्या हुआ? जब इसका टाइम मैच्योरिटी पीरियड आ गया इस सिक्योरिटी का, मान लीजिए 2 साल के लिए था या 5 साल के लिए था, जब इसका मैच्योरिटी टाइम आया, तो इस बंदे को विद इंटरेस्ट वापस पैसा दे दिया गया और इससे ये सिक्योरिटी ले ली गई। तो आरबीआई जो है एज ए बैंक जो है एक्ट करता है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। आप समझ पाए? समझ पाए? ठीक है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि गवर्नमेंट ने एसबीआई या पीएनबी से पैसा क्यों नहीं लिया? गवर्नमेंट ने आरबीआई से क्यों पैसा लिया? गवर्नमेंट ने एसबीआई या पीएनबी से क्यों नहीं लिया? उन्होंने एक आवाज क्यों नहीं मारी कि भाई जिसके पास भी सरप्लस पैसा पड़ा है मुझे दे दो, एसबीआई के पास तो एसबीआई दे दो, पीएनबी के पास है पीएनबी दे दो। तो उन्होंने यहां से क्यों नहीं? है कोई लॉजिक है? नहीं बताया। देखिए, ये एसबीआई या ये पीएनबी किसको पैसा देते हैं? इनका डील करने का काम किसके साथ है? पब्लिक के साथ है। ठीक है। और अगर मान लीजिए एसबीआई के पास 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ रुपए सरप्लस पड़े हैं मान लीजिए, फिर भी ये गवर्नमेंट को नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इनको ये पैसा देना पड़ता है कहां पे? पब्लिक के अंदर। और पब्लिक क्या करती है? पब्लिक यहां से लोन लेके क्या करती है? इन्वेस्टमेंट करती है। और इन्वेस्टमेंट करेगी, इसका मतलब क्या होगा? कोई नया प्लांट लगाया, कोई नई इंडस्ट्री लगाई, कोई नई डेयरी फार्मिंग की, या पता नहीं क्या क्या किया। और इससे क्या होगा? प्लांट लगाया तो प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन हुआ तो क्या हुआ? एम्प्लॉयमेंट मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला। और लास्ट में आपकी जीडीपी क्या हुई? ग्रो हुई। है ना? जीडीपी क्या हो जाएगी? ग्रो हो जाएगी ऐसे। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने ये 10,000 करोड़ रुपए ले लिया, तो ये पैसा एसबीआई पब्लिक को नहीं दे पाएगा और उससे ये सारे काम नहीं हो पाएंगे। ठीक है। और इसीलिए इसको एक स्पेसिफिक वर्ड दिया गया है इकोनॉमिक्स के अंदर, क्राउड आउट इफेक्ट, या क्राउड आउट इन्वेस्टमेंट बोला जाता है इसको। ठीक है। कि जब कमर्शियल बैंक से अगर या पब्लिक से गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा उठा ले, तो पब्लिक की या बैंक की कैपेसिटी कम हो जाएगी टू इन्वेस्ट। ठीक है। और अगर कंट्री के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है, तो इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा जीडीपी पे। ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है। और इसी पर्पज से अब आरबीआई को एक और भी नाम दिया गया है, क्योंकि ये बैंक ऑफ बैंक है और बैंक ऑफ गवर्नमेंट है, तो इसलिए एक नाम और दिया गया है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है। कि अगर यहां से भी पैसा नहीं मिला तो फिर कहीं से मिलेगा भी नहीं, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है। चाहे बैंक को चाहिए चाहे गवर्नमेंट को चाहिए, वो मिलेगा कहां से? यहीं से मिलेगा। ठीक है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन आ गया है, देखिए। कंट्रोल मनी सप्लाई इन इकोनॉमी। ठीक है। कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। क्या आपको पता है? इधर अगर मैं पूछ लेता हूं कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन क्या है और डिफ्लेशन क्या है?
ठीक है, दोनों आपको पता होंगे। इन्फ्लेशन हो गया आपका महंगाई और डिफ्लेशन हो गया आपका मंदी। ठीक है। अब अब इन्फ्लेशन अगर हो जाए, एक लिमिट के बाहर अगर हो जाए, मैं ये बोल रहा हूं एक लिमिट के बाहर अगर हो जाए, क्योंकि महंगाई बहुत अच्छी चीज है, तभी इकोनॉमी ग्रो करती है। ठीक है, तभी आपको मोटिव मिलता है कि हाँ मेरी चीज महंगी बिकेगी और आप और ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और इन्फ्लेशन अगर होती है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी बेनिफिट मिलता है उसका। ठीक है, ऐसे ही डिफ्लेशन है। लेकिन एक लिमिट के बाद अगर इन्फ्लेशन होती है तो ये एक बीमारी बन जाती है किसके अंदर, इकोनॉमी के अंदर। तो इसको एक सेट टारगेट में रखना होता है कि 4% पे रखनी है या 5% के आसपास रखनी है, बस इतना सा, ताकि जीडीपी ग्रो करती रहे। ये इसको और आगे भी मैं पढ़ाऊंगा जब हम मॉनेटरी पॉलिसी करेंगे। तो इसको कंट्रोल करने का जिम्मा भी किसको दे दिया, आरबीआई को दे दिया, कि भाई आप देखोगे। और आरबीआई कैसे देखता है, आरबीआई इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेगा, थ्रू कंट्रोलिंग मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। कैसे, कैसे, देखिएगा। फर्स्ट केस, मान लीजिए आपके पास बहुत से पैसे आ गए। ठीक है, बहुत से पैसे आ गए कहीं से, किसी भी वजह से। क्या ये जो पैसे आपके पास आए हैं, ऐसे नहीं समझ आएगा आपको, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। आपका जो बैकग्राउंड था, मान लीजिए अभी 10 लाख रुपए का था। ठीक है, आपकी एक महीने के अंदर एक लॉटरी लगी और आपके पास आ गए कितने, 10 करोड़ रुपए। आपका बैकग्राउंड कितने का था, आपके बैंक अकाउंट में कितने थे, 10 लाख रुपए थे। लेकिन आपकी एक लॉटरी लगी और उससे आपको कितना मिल गया, 10 करोड़ रुपए। ठीक है, अब ये जो 10 करोड़ रुपए मिले हैं, आप मुझे बताएं क्या इकोनॉमी के अंदर आपकी डिमांड बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी ना भाई, है ना। ये तो 10 लाख और 10 करोड़ का डिफरेंस है, लेकिन आप सोच के चलिए कि महीने के अगर आप सैलरी भी लेते हैं, तो जिस दिन आपको सैलरी मिलती है उस दिन की क्या डिमांड होती है, एक वीक 2 वीक तक। और जब लास्ट महीने का लास्ट आ जाता है तो उस टाइम पे कैसे डिमांड होती है, हर चीज बिल्कुल बचा बचा के करनी पड़ती है ना। हाँ, तो अब ये डिमांड बढ़ गई है इकोनॉमी में। अब डिमांड बढ़ गई है तो इसका मतलब क्या है, देखिए 10 लाख से 10 करोड़। अब बहुत सारे लोगों, पब्लिक में बहुत सारा पैसा आ गया। अब ये पैसा कैसे आता है, पब्लिक के पास पैसा कैसे आता है, बैंक से। बैंक से, मान लीजिए कि बैंक, आज सारे बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, सारे जितने भी है कमर्शियल बैंक, वो सारे ये बोल दें कि जो हमारा होम लोन था या कार लोन था, पहले वो 18% होता था, लेकिन हमने अब उसको डिक्रीज करके 10% कर दिया है। 8% इंटरेस्ट रेट घट गए हैं। तो हर कोई क्या करेगा, हर कोई कोशिश करेगा कि मुझे भी लोन मिल जाए, मुझे भी मिल जाए, और उठा के मैं 10 लाख रुपए एक क्या अरेंज कर लूं, कार ले आऊं। कार लोन लिया और मैं कार ले आऊं। ठीक है, तो आपके डोमेस्टिक मार्केट में कार की क्या बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई। किस वजह से बढ़ी, किस वजह से बढ़ी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गए थे, लोगों के पास पैसा पहुंच गया था। तो मनी सप्लाई क्या हो गई, इंक्रीज हो गई थी कि नहीं हो गई थी, मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा हो गई, इसलिए क्या बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई। अब जो कार है, जिस भी कंपनी की कार है, मान लीजिए कि जो भी आप यूज करते हैं, अब वो कार ऑनर, सॉरी, कार मैन्युफैक्चरर जो है, वो क्या करेगा, उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि यार मेरी कार जो है 10 लाख रुपए की थी, लेकिन डिमांड इतनी बढ़ गई है कि मैं पूरा मतलब प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा हूं, इतनी ज्यादा डिमांड आ गई है। तो वो अपनी इस 10 लाख की कार की प्राइस बढ़ा के क्या कर देगा, 12 लाख, क्या कर देगा, 12 लाख रुपए कर देगा। तो इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आ गई है कार मार्केट में। ठीक है, और ऐसे ही होम लोन अगर सस्ते कर दिए तो हर कोई होम लोन लेगा, हर कोई सीमेंट खरीदेगा, रेती खरीदेगा, बजरी खरीदेगा, ईंटें खरीदेगा, है ना। तो उस मार्केट में आपको क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। अगर आपके पास वैसे कहीं से पैसा बहुत ज्यादा आ रहा है तो आप जो है अदर चीजों को जो है परचेज करोगे दबा के, मार्केट में जाओगे और जाओगे 1 लाख रुपए की खरीदारी कर ले आओगे, है ना। तो इसके कारण जब ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है तो इन्फ्लेशन आती है, महंगाई आती है। ठीक है,
इसका उल्टा, अगर मनी सप्लाई बिल्कुल भी ना हो, बहुत कम है मनी सप्लाई, इसका उल्टा केस ले लीजिए कि बैंकों ने अपना 10% से इंटरेस्ट बढ़ा के कितना कर दिया था, 18% कर दिया था। तो जो लोग कार लेने की सोच भी रहे थे ना, अब वो लोन अपना कैंसिल कर देंगे, बोलेंगे कि नहीं अभी नहीं, जब इंटरेस्ट रेट थोड़े ठीक होंगे तब देखेंगे। तो अब क्या होगी, डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि पैसा नहीं आया, बैंकों से लोन मिलना था लेकिन नहीं मिला है, नहीं ले रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, कोई डिमांड ही नहीं करेगा। तो कार मैन्युफैक्चरर क्या सोचेगा, यार 10 लाख रुपए की कार थी, बिक ही नहीं रही है मार्केट में, तो वो कुछ एक्साइटिंग प्राइजेस और ये सब और कोई स्कीम्स वगैरह अड़ा के, कोई ऑफर वगैरह दे दुआ के, ये प्राइस वगैरह घटा के आपको 8 लाख तक दे देगा, फिर देने की कोशिश करेगा, हालांकि आप लेोगे नहीं, देने की कोशिश करेगा। तो फिर भी डिमांड नहीं है, तो इसको बोलोगे आप क्या आ गई, मंदी आ गई, कोई खरीद ही नहीं रहा है सामान को। ठीक है, तो जब भी आरबीआई को ये पता चलता है कि गवर्नमेंट ने मेरे को टारगेट दिया है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने टारगेट दे दिया 4% का, कि 4% इंटरेस्ट, वो सॉरी इन्फ्लेशन रेट रखना है आपको, और अभी कितना है, मान लीजिए अभी एग्जिस्टिंग चल रहा है 6%, तो उसको घटाना है ना, उसको क्या करना है, इन्फ्लेशन को कम करना है। तो इन्फ्लेशन कम करने का मतलब क्या है, डिमांड कम करवानी है, डिमांड अभी ज्यादा है, डिमांड कम करवानी है, तो वो मनी सप्लाई को क्या कर देगा, कम कर देगा। मनी सप्लाई को कैसे कम करेगा, बैंकों को जो लोन देता है आरबीआई, वो कम देगा। ठीक है, वो कम देगा, अल्टीमेटली बैंक के पास पैसा कमाएगा, बैंक के पास पैसा कमाएगा, तो बैंक क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो लोगों के पास पैसा कम जाएगा, और लोगों के पास पैसा कम जाएगा तो अल्टीमेटली उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और डिमांड जब कम होगी तो इन्फ्लेशन अपने 6% से घटकर 4% आ जाएगी। क्या समझ आया? कमेंट करें मैम, समझ आ गया ये? ठीक है, इसका उल्टा, अगर 4% है, मंदी चल रही है, और 6% गवर्नमेंट ने टारगेट दिया है, तो वो क्या करेगा, इसका मतलब डिफ्लेशन चल रही है, डिफ्लेशन का मतलब क्या हो गया, डिमांड बिल्कुल भी नहीं है, डिमांड उठानी है, तो आपको क्या करेगा, आरबीआई जो है सस्ते लोन देगा बैंक्स को, और बैंक आगे सस्ते लोन देंगे किसको, पब्लिक को, और पब्लिक क्या करेगी, सस्ता देख के लोन उठाएगी, और लोन उठाएगी, पैसा आएगा जेब में, पैसा जेब में आएगा तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो डिफ्लेशन ठीक हो जाएगी, इन्फ्लेशन आ जाएगी। तो ये चलता रहता है इकोनॉमी में। इसीलिए जो है आरबीआई टाइम टू टाइम, एवरी 6 मंथ जो है एक मॉनेटरी पॉलिसी लेके आता है, इसी को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, लेकिन ये इतना छोटा टॉपिक नहीं है जितना आप सोच के चल रहे हो, पूरा एक चैप्टर है इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, तो ऐसे जो है डिफरेंट ऑपरेशंस ये करता रहता है कि कब कितना पैसा मार्केट में इंजेक्ट करना है, ठीक है, कब कितना सक करना है। तो ये सारे ऑपरेशन किसके हैं, आरबीआई के हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हुआ आरबीआई का, टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। आई होप कि आपको क्लियर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है मेंटेन फॉरेक्स रिजर्व। ये फॉरेक्स रिजर्व मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जो फॉरेन करेंसी होती है, रिजर्व्स उसका किसके पास होता है, आरबीआई के पास होता है। ठीक है, देखिए, अब ये जो फॉरेक्स रिजर्व, एक सेकंड होल्ड करना।
देखिएगा, मेंटेन फॉरेक्स रिजर्व। तो फॉरेक्स रिजर्व क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। मैंने आपको बताया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस अगर हो जाए, मतलब आपके इंपोर्ट का जो बिल है वो एक्सीड कर रहा है किससे? एक्सपोर्ट के बिल से। एक्सपोर्ट के बिल से मतलब आपने $100 का एक्सपोर्ट किया था और $500 का क्या कर लिया था? इंपोर्ट कर लिया था। तो $400 आपको घर से देने आएंगे। क्या हो अगर ये $400 घर में ना हो? तो आपको क्या हो जाएगा? बीओपी क्राइसिस हो जाएगा। तो उधार लेना पड़ेगा। उधार कौन देगा? आईएमएफ। लेकिन अब ये जो $400 अगर घर में हैं तो ये कहां रखे जाते हैं? ये रखे जाते हैं आपके आरबीआई की तिजोरी में। ठीक है? कहने का मतलब, आरबीआई एक तरह से तिजोरी, अपने आप में ही एक तिजोरी है जो गवर्नमेंट के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को संभालती है। ठीक है? अब ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अभी इस टाइम पे हमारे पास कितना है अभी के लिए? तो हमारे पास है $500 बिलियन। इतना हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अभी पड़ा है। ठीक है? ठीक है? और किस रूप में रखा जाएगा ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है किस रूप में रखा जाएगा? पहले तो कितना रखा, मिनिमम उसकी लिमिट है, रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम कितना होना चाहिए। तो मिनिमम आपके पास 200 करोड़ का फॉरेन रिजर्व होना चाहिए। इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। मैक्सिमम तो चलो जितना भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। आज 500 है, कल को 700 भी हो सकता है, 900 भी हो सकता है ना? तो ये तो एक्सीड तो कितना ही भी कर सकता है, लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए? 200 करोड़ रुपए का फॉरेन रिजर्व होना चाहिए। अब ये 200 करोड़ रुपए ऐसे नहीं है कि 200 करोड़ के डॉलर रख लिए, नहीं। इसमें से 115 करोड़ रुपए के क्या होना चाहिए? गोल्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गोल्ड। और 85 का 85 की करेंसी होनी चाहिए फॉरेन। डॉलर, पौंड, येन, ठीक है, जापानीज येन होता है ना। तो इन सब में आप रख सकते हो। तो 200 करोड़ रुपए। ठीक है? अब क्या ये किस किस रूप में रखा जा सकता है? गोल्ड करेंसी। ठीक है? तो हमारे पास जो रिजर्व है अभी, एक्चुअल जो रिजर्व है वो किस किस रूप में रखा जाता है? तो पहला उसमें होता है गोल्ड। आरबीआई के पास ही रखा रहता है देश का। ठीक है? फिर डॉलर, तीसरा यूरो, फोर्थ दिख रहा होगा आपको, ठीक है, येन, जापानीज येन, फिफ्थ पाउंड। ठीक है? इनको आप बोलोगे क्या? फॉरेन करेंसी। इनको आप क्या बोलोगे? फॉरेन करेंसी। और गोल्ड आपका हो ही गया। ठीक है? तो इन सब में हमारा आज 500 बिलियन, और ये आज तक इंडिया का ऑल टाइम हाई है। ऑल टाइम हाई है। मोदी जी ने काम तो किया, ऐसी बात नहीं है। ठीक है? तो ये हमारे पास क्या है? फॉरेक्स रिजर्व है। अब इसको मेंटेन करने का काम किसको किसको दिया गया है? आरबीआई को। तो आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या हो गया? उसका फंक्शन हो गया। ठीक है? आई होप क्लियर है। कोई डाउट इसमें? ठीक है। देखिए, और क्या फंक्शन है? प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। ठीक है? फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है? देखिएगा, देखिए,
एक आदमी है, ठीक है, और लेट सपोज क्योंकि हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में एंगेज है, तो मैं मानता हूं कि ये क्या है, एक फार्मर है, या उस प्राइमरी सेक्टर का ही पार्ट है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर रहा है। ठीक है, तो इस फार्मर का एक लेन देन चल रहा है किसके साथ? मनी लेंडर के साथ। ये कौन है? मनी लेंडर, बनिया जिसे बोलते हैं, अड़ती जिसे बोलते हैं, ठीक है, मंडी में बैठते हैं ना अड़ती, तो ये है। अब ये क्या कर रहा है, इसकी जैसे ही क्रॉप आई तो ये इसके पास लेके चला गया, और उससे उतने पैसे ले लिए और वो कंजम्पशन कर लिया। अब ये ठीक है, साल का खर्चा चल रहा था इसका, बहुत अच्छे से सब कुछ सेट था। अब आ गया इसकी बेटी की शादी, ठीक है, अब इसकी बेटी की शादी आ गई, अब पैसे चाहिए इसको ज्यादा। वो कंजम्पशन जितना था वो चल रहा था, ठीक है, उसकी क्रॉप से, लेकिन अब इसको कुछ 5 लाख रुपए तक की रिक्वायरमेंट है। अब ये मनी लेंडर के पास, क्यों? क्योंकि अगर यहां पे अगर बैंक नाम की कोई एंटिटी नहीं है, तो अब ये किसी के पास जाएगा? तो ये जाएगा किसके पास? इसी मनी लेंडर के पास। और ये मनी लेंडर चार्ज करेगा 20%, 30%, 40%, इनफैक्ट 50% तक, ठीक है, इतना ज्यादा चार्ज। तो अब ये फार्मर जो है अगले 10 से 20 साल तक भी जो है अपनी क्रॉप के पैसों से इसका ये ब्याज चुकता नहीं कर सकता। तो इसलिए बहुत से फार्मर क्या कर रहे थे, सुसाइड कर रहे थे, बहुत सी दिक्कतें आ रही थी, उभर नहीं पा रहे थे, ठीक है, मशीनरी नहीं जोड़ पा रहे थे, एग्रीकल्चर में एडवांसमेंट नहीं आ पा रही थी, और जबकि पॉपुलेशन भी यही ज्यादा है, तो ये कॉमन प्रॉब्लम थी लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की या आपकी पॉपुलेशन की। तो इसीलिए बैंकों का पेनिट्रेशन बढ़ाने की जरूरत थी, ठीक है, बैंक की प्रेजेंस बहुत ज्यादा ग्रास रूट लेवल तक लेके जाने की जरूरत थी। अब ग्रास रूट लेवल तक ले जाया भी गया, हर गांव में जिसकी आबादी 5,000 के आसपास है वहां तक बैंक खोल भी दिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या आई कि कोई बैंक के आसपास भी नहीं आया अकाउंट खुलवाने के लिए। क्यों? क्योंकि इस फार्मर के पास क्योंकि इस फार्मर के पास क्या नहीं थे? पैसे ही नहीं थे डिपॉजिट करवाने के, पैसे ही नहीं थे, तो ये बैंक में अकाउंट खुलवा के करेगा क्या? इसका लेन देन तो मनी लेंडर के साथ चल रहा है, जो इसकी फसल को बेच रहा है और पैसे दे रहा है। मतलब कुछ भी अगर इमरजेंसी सिचुएशंस आई तो ठीक है, इसको हेल्प आउट कर रहा है, तो इसका लेन देन तो इसके साथ चलेगा ना, तो बैंक में अकाउंट खुलवा के करेगा क्या ये? तो लॉजिक बन रहा था इस बात का भी। तो गवर्नमेंट ने यहां पे क्या किया, आरबीआई को ये जिम्मा दिया कि सुनो आरबीआई, तुम जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन करो, मतलब कि सबको अपने उसमें ले लो, ठीक है, हर आदमी का अकाउंट होना चाहिए। तो ये जिम्मा किसको दिया गया? आरबीआई को दिया गया। अब इसने इसको प्रमोशन के लिए बैंकों को कुछ गाइडलाइन दी, कुछ गवर्नमेंट को गाइडलाइंस दी, एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ गाइडलाइन दी। तो यहां पे क्या उठाया गया? सबसे पहले डीबीटी। आप जानते हैं डीबीटी क्या होता है? डीबीटी पता है क्या होता है? मैं मारी दे नहीं। अच्छा, देखिए, डीबीटी होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है, डीबीटी। तो सबसे पहले लिया इसको कि अगर आपको ओल्ड एज पेंशन, ठीक है, आपकी कोई सब्सिडी आपकी कोई सब्सिडी है। पहले ये कौन करता था? गांव का सरपंच जो है फिजिकली बांटता था कि आ जाओ भाई, असाइन करो और ये लो अपनी पेंशन ले जाओ, या ये सब्सिडी आई हुई है ये ले जाओ, ठीक है, क्योंकि अकाउंट नहीं थे, फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं था। तो अब क्या कर दिया? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया। करप्शन भी खत्म हो गया कि सरपंच किसी के पैसे खा जाएगा, और सीधा उसका अकाउंट भी खुल जाएगा, ठीक है। कैसे? तो ये डीबीटी अब आएगी आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है, तो इसके लिए अकाउंट होना जरूरी है।
तो यहीं पे क्या किया गया, अब इसको पहली बार रिक्वायरमेंट फील हुई कि भाई आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा अगर यहां से 2,000 रुपए ओल्ड एज पेंशन लेनी है तो। ठीक है, तो यहां पे वो आए और गवर्नमेंट ने इसको मास लेवल पे क्या किया, अकाउंट खोले, जिसका नाम आपने दिया जन धन योजना। जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, खोले गए थे ना बहुत से अकाउंट, 16 के आसपास। ठीक है, तो अब यहाँ पे बहुत सारे अकाउंट खोले गए, और इनफैक्ट कि घर में जितने मेंबर हैं जो भी बेनिफिट अगर गवर्नमेंट से ले रहे हैं तो हर एक का अकाउंट अपना अपना है। ठीक है, अब इसी में इस जाल से, इस मनी लेंडर के जाल से निकालने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि यहीं इसी अकाउंट में इन्हें 5,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे दी। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे दी क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो फार्मर हैं वो कैसे हैं, वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है। ठीक है, 2.5, 3, 5 एकड़ तक के स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। तो अब इनकी प्रॉब्लम क्या होती है कि कई बार जो है बीज के पैसे नहीं है, ठीक है, ट्रैक्टर के पैसे नहीं दे सकते, कटाई के पैसे नहीं दे सकते, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा नहीं होता है। तो इसके खर्चे के लिए ये 5,000 रुपए जो है इसी अकाउंट पे ले सकते हैं बैंक से, और आफ्टर 6 मंथ जो है इन्हें हिसाब करना होगा वहां पे जब इनकी फसल बिक जाएगी। तो ये भी फैसिलिटी दे दी। तो कहने का मतलब ऐसी नई नई चीजें लाके जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन किया गया। अब गवर्नमेंट ने स्कीम्स के थ्रू किया, जैसे जनधन योजना किसका पार्ट है, गवर्नमेंट का पार्ट है, लेकिन वो अकाउंट का सारा जो अरेंजमेंट था वो किसके तहत, किसके थ्रू किया गया, वो आरबीआई एंड आपका, आरबीआई एंड बैंक्स के थ्रू किया गया कि अरेंजमेंट आप करोगे, स्कीम्स हम लेके आएंगे और तब जाके जो है हम इन्हें इस जाल से निकालेंगे। तो ये सब चल रहा था। तो ये जिम्मा भी किसका था, आरबीआई का था। ठीक है, और अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है, एक सेकेंड, और अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है तो देखिए, कई बार आपको इंटरव्यू में पूछ लिया जा सकता है, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट अभी कंटिन्यू करेगी करेगी, तो इंटरव्यू या मेंस में आपको एक सवाल पूछ लिया जा सकता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्यों किया जाना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट हैं, एडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो ये, तो देखिए मैं कुछ एडवांटेजेस यहीं पे बता देता हूं। सबसे पहली बात, तो मनी लेंडर के पास नहीं जाना पड़ेगा और बैंक से आपको चीप लोन्स अवेलेबल हो जाएंगे। इसी को थोड़ा एलैबोरेट करके लिख लीजिएगा कि कैसे जो है चल रहा है। उसके बाद अगर देखा जाए, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम लोन माफ कर देती है, लोन माफ कर देती है कि इतने किसानों के हमने लोन माफ किया या ये हुआ। तो ये लोन वेवर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लोन वेवर। तो लोन वेवर उस किसान को मिलेगा अगर गवर्नमेंट करना भी चाह रही है, अगर उसका अकाउंट ही नहीं है तो कैसे कर पाएगी, मनी लेंडर को थोड़ी देगी कि हाँ भाई इसके पैसे छोड़ दो मत लेना, नहीं। अगर आपने बैंक से ही लेन देन रखा है तो आप लोन वेवर के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो चीप लोन मिल जाएंगे, लोन वेवर आप अवेल कर सकते हो गवर्नमेंट से जब भी टाइम टू टाइम आता है। ठीक है, प्लस आप जो है अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी सरप्लस है तो आप क्या होगा, डिपॉजिट कर सकते हो, उस पे आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, आप एफडी वगैरह करवा सकते हो। लेट सपोज कि 5,000, सॉरी 50,000 रुपए आपके पास इस साल बच गए हैं, सरप्लस हैं, तो 50,000 की आप एफडी करवा दीजिए, 8-9% के आसपास इंटरेस्ट मिलेगा, 1 साल 2 साल जो भी है। ठीक है, तो ये भी बेनिफिट आपको मिल सकता है। ठीक है, प्लस आपको इसी में इंश्योरेंस मिल जाएगा, अगर आपके पास अकाउंट है तो इंश्योरेंस मिल जाएगा। ठीक है, उसी में जितनी भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं इनका बेनिफिट मिल जाएगा, इनका बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपको वेजेस या कुछ सब्सिडी, ठीक है, वेजेस कैसे, जैसे अभी गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, 1 एकड़ अगर जमीन है किसी के नाम तो उसको साल में 6,000 रुपए देगी, 6,000 रुपए सालाना जो है उसको दिया जा रहा है किसान को। तो ये सारी उसके लिए क्या है, ये वेजेस ही है एक्स्ट्रा, है ना। ठीक है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी,
ठीक है। तो जब ये सारी चीजें होंगी तो एक सेकंड हेल्पिंग हैंड हो जाता है एक फार्मर के लिए, एक पुअर के लिए, एक नीडी के लिए, एक वीकर सेक्शन के लिए। ठीक है, अगर आप फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर आ जाते हैं तो। ठीक है, तो ये उसके एडवांटेजेस थे। आप ये अगर 5-7 लाइन 10 लाइन अगर लिख दोगे, वही 150 वर्ड में आपको लिखवाएंगे। या इसके ऊपर अगर आप पॉइंट टू पॉइंट इंटरव्यू में बात करोगे तो मेरे ख्याल से अगर इसको एक्सप्लेन जब करोगे तो इट विल टेक 5 to 10 मिनट्स। हालांकि वो आपको बीच में ही रोक देंगे कि बस बस रुक जाओ। ठीक है, अब लास्ट एक और जिम्मा दिया गया आरबीआई को, प्रमोट डिजिटल बैंकिंग। प्रमोट डिजिटल बैंकिंग आज के टाइम पे, ये जो आप जो है ना डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट गेटवे देखते हो ना, जो आपका गूगल पे हो गया, ठीक है, फोन पे हो गया, ठीक है, और ये आपका पेटीएम हो गया, ऐसे करके नई नई चीजें आ गई हैं। ठीक है, आप अब नोटिस करना एक बार, पहले आप कैश उठा के लेके जाते थे, जहां से हमने लेक्चर की शुरुआत की थी जब पेपर करेंसी की हम बात कर रहे थे। फिर प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू। लेकिन आज अगर आप एक्चुअल में देखेंगे तो आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड भी बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। आप खुद देखिए कि आप कितनी बार एटीएम जाते हो महीने में। ठीक है, आप ट्रांजैक्शन आपके फोन से ही कर लेते हो। दैट इज बिकॉज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो ये सारी नई नई चीजें आ रही हैं, इनकी सिक्योरिटी इंश्योर करना, सब कुछ देखना, उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस कैसे रहेंगे, ये सारा काम भी किसका है, आरबीआई का ही है। क्लियर है? तो आरबीआई का स्ट्रक्चर फंक्शन सारा कंप्लीट हुआ। इसमें एक फंक्शन जो है आपका, जो मैं बात कर रहा था, कंट्रोल मनी सप्लाई, इसी को आप बोलते हो मॉनेटरी पॉलिसी। ये मैं आपको पूरा बैंक करवा के, कमर्शियल बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स सभी सारे चैप्टर के अंदर घुमा के जब हम निकलेंगे तब मैं बताऊंगा, क्योंकि आप उस टाइम तक बैंक समझ चुके होगे, बैंक कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम है इसमें मुझे बताएं। ठीक है, यहां से हमने शुरू किया था, ये आपने बना लिया होगा। ठीक है, और क्यों रिजर्व बैंक की या कोई एक ऐसी इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ी, कौन सा कमीशन आया, कौन सा एक्ट था, कौन कौन रहे, ठीक है, क्या क्या करता है वो, क्या स्ट्रक्चर है उसके अंदर, ये देख लिया था हमने। ठीक है, उसके बाद फंक्शंस देख लिए सारे आरबीआई के क्या क्या हैं। ठीक है, तो मैं एक बार क्लास का टाइम देखता हूँ। 1.5 घंटे